तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है आने वाली 14 जेपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए हम लोग का एक सीरीज़ चल रहा है और इसी सीरीज़ के अंतर्गत आज हम लोग पेपर 2 का जो है टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और पेपर 2 के अंतर्गत जो है वो टोटल आपको 50 टेस्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें से ये जो है वो आपका टेस्ट नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन है। और ये जो पहला टेस्ट है, ये हर एक टेस्ट को देखिएगा तो वो आपका 4-4 भाग में यानी कि 4-4 पार्ट देखने को मिलेंगे। तो ये आपका टेस्ट 1 का पार्ट 1 है। इस तरह से करके 4 पार्ट आएंगे और इससे फिर आपका जो है वो टेस्ट 1 ये वाला जो है ये आपका पूरा टेस्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप देखिएगा तो आपको टोटल पेपर 2 में 50 टेस्ट देखने को मिलेंगे और हर एक टेस्ट का 4-4 वीडियो आएगा। यानी कि अगर आप देखिएगा तो 50 टेस्ट के लिए आपका 200 वीडियो देखने को मिलेगा। तो ये 200 वीडियो का सीरीज रहेगा केवल पेपर 2 के लिए। और ठीक इसी तरह हम लोग जो है वो पेपर 1 के लिए भी हम लोग सीरीज लेकर चल रहे हैं। और पेपर 1 में भी देखिएगा आप तो वहाँ पे भी आपका 50 टेस्ट है और वहाँ पे भी जो है वो आपका 4-4 वीडियो जो एक एक टेस्ट के लिए आ रहा है। तो वहाँ पे भी जो है वो 200 वीडियो आएगा और यहाँ पे पेपर 2 के लिए भी 200 वीडियो आएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें आज का जो टेस्ट है हम लोग का टेस्ट नंबर 1, इसमें क्या क्या सिलेबस है पहला आज के टेस्ट का देख लेते हैं हम लोग। सिलेबस को ये टोटल हम लोग मतलब कि 30 भाग में बांटा गया है हर एक टॉपिक्स को, और उसके अनुसार से हम लोग ये टेस्ट को डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो अगर देखिएगा आप तो ये जो रहा आपका पहला टेस्ट जो है ये आपका, इसमें देखिएगा पहला टेस्ट में आपका सिलेबस देख लीजिएगा तो ये भाग ए है। और भाग ए में हम लोगों को आपका जो है वो मुंडा झारखंड का इतिहास पढ़ना है। और झारखंड के इतिहास के अंतर्गत आपको बताया गया था कि 7 तरह की शासन व्यवस्था को पढ़ना है। और इसमें हम लोग जो है वो आपका पहला आज मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद भाग 2 की बात करें हम लोग भाग बी में, तो भाग बी में हम लोग झारखंड के संविधान के बारे में पढ़ेंगे। इससे संबंधित MCQ है जो कि एप्लीकेशन में रहेगा, बट हम लोग केवल यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे जो कि उसी से मिलता जुलता रहेगा। फिर भाग सी देखिए वो है आपका झारखंड की विशिष्ट पहचान। भाग डी जो है वो है आपका झारखंड का लोक साहित्य, जिसमें हम लोग लोक नाटक, लोकगीत और आपका लोक कथा ये 3 टॉपिक को कवर करेंगे आज के वीडियो में। फिर आपका भाग ई है, और अगर भाग ई की बात कीजिएगा तो भाग ई जो है वो आपका झारखंडी साहित्य और साहित्यकार की बात की जा रही है, जिसमें आपका मुंडारी साहित्य की आज चर्चा की जाएगी जो कि आपका जनजातीय साहित्य है। इसके अलावा देख लीजिएगा तो भाग एफ आपका प्रमुख शिक्षण संस्थान से संबंधित है और झारखंड में आधुनिक शिक्षा का विकास कैसे हुआ इसकी यहाँ पे बात की जाएगी। भाग अगर जी की बात कीजिएगा तो यहाँ पे खेलकूद है, और खेलकूद में आज हम लोग जो है वो हॉकी खेलकूद के बारे में पढ़ेंगे, खेल के बारे में पढ़ेंगे कि हॉकी प्लेयर कौन कौन से हैं और उनके बारे में जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ बन सकता है उनको हम लोग देखेंगे। भाग अगर एच की बात कीजिएगा तो यहाँ पे हम लोग झारखंड में भूमि संबंधी कानून के बारे में पढ़ना है। और इसमें सबसे पहले हम लोगों को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज छोटानागपुर भूधृति अधिनियम के बारे में। उसके बाद भाग आई जो है वो आपका है झारखंड का भूगोल, जिसमें हम लोग आज का टॉपिक है झारखंड का भौगोलिक परिचय। इसके अलावा भाग जे की बात कीजिएगा तो इसमें हम लोग झारखंड की औद्योगिक नीति के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पुनर्वास विस्थापन और पुनर्वास नीतियों के बारे में पढ़ेंगे और झारखंड की अन्य जो नीतियां हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ झारखंड की औद्योगिक नीति 2001 और झारखंड की जो औद्योगिक नीति 2012 है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो एक सेक्शन दिया हुआ ना कि झारखंड की औद्योगिक नीतियाँ, विस्थापन और पुनर्वास नीतियाँ तथा अन्य नीतियाँ, इस वाले टॉपिक से हम लोग जो है इस वाले सेक्शन से हम लोग जो है वो 2 टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो झारखंड की औद्योगिक नीति 2001 वाला पढ़ेंगे और एक झारखंड की औद्योगिक नीति 2012, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा देखिएगा नेक्स्ट भाग के आपका ये है प्रमुख उद्योग का नाम और उसका स्थान, और साथ ही साथ औद्योगिक विकास पढ़ना है। ठीक है ना, तो प्रमुख कौन कौन से उद्योग है, उसका स्थान कहाँ पे है और औद्योगिक विकास कैसे हुआ उनके बारे में पढ़ना है। और आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा लौह एवं इस्पात उद्योग के बारे में। ठीक है, इसके अलावा देख लीजिए भाग एल में क्या है तो झारखंड की प्रमुख जो योजनाएं हैं, उप योजनाएं हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। और योजनाएं में और उप योजनाएं हैं इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, जिससे 5 क्वेश्चन JPSC में पूछा जाता है। तो इसमें आप देखिएगा कि सामाजिक सुरक्षा योजना के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, और साथ ही साथ जो आपका स्वास्थ्य से संबंधित यानी कि हेल्थ से संबंधित जो भी योजना है इनके बारे में भी पढ़ेंगे। भाग अगर हम लोग एम की बात करें तो इसमें हम लोग आज जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य के बारे में पढ़ना है। तो जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य ये वाला टॉपिक दिया हुआ है, और इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम लोग जो है वो झारखंड में वन प्रबंधन इसको पढ़ेंगे।
भाग अगर हम लोग एन की बात करें तो भाग एन में जो है वो आपका पर्यावरण संबंधी तथ्य दिए हुए हैं, जिसमें हम लोग आज पर्यावरण प्रदूषण पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग खास करके जो वायु प्रदूषण है इसको पढ़ेंगे। भाग ओ में जो है वो आपका झारखंड में आपदा प्रबंधन की बात की जाएगी, और आपदा प्रबंधन क्या है क्या नहीं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज के बारे में कि कौन कौन से आपदा झारखंड में देखने को मिलते हैं। भाग पी जो है वो आपका विविध और समसामयिक घटनाएं वाला है, करंट अफेयर्स वाला, तो इसको अभी कंप्लीट नहीं किया जाएगा। इसके लिए आप बाकायदा लास्ट में एग्ज़ाम से पहले जो है वो एक कोई भी मैगजीन लेके पढ़िएगा। तो अगर आपको देख लीजिएगा यहाँ पे ये जो आपका टेस्ट 1 है, टेस्ट 1 में टोटल इतना सिलेबस दिया हुआ है, और इसी सिलेबस को हम लोग टेस्ट 1 में कंप्लीट करना है। और ये टेस्ट 1 का जो है वीडियो टोटल 4 वीडियो आएगा, और 4 वीडियो में ये टोटल जो भाग है, भाग ए से लेकर ये जो भाग ओ तक है, क्योंकि भाग पी तो आपका करंट अफेयर्स है, इसको हम लोग स्किप कर देंगे, ठीक है ना। तो भाग ओ तक जो है इसको हम लोग 4 वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसके आगे की चर्चा करते हैं। देखिए, तो आज के क्लास में हम लोग भाग ए जो कि झारखंड का इतिहास है, जिसमें हम लोगों को मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। भाग बी जिसमें झारखंड का आंदोलन है, और इस झारखंड का आंदोलन में हम लोगों को झारखंड के संविधान के बारे में पढ़ना है। और भाग सी जो कि झारखंड की विशिष्ट पहचान है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये तीनों जो है वो सेक्शन आज के क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। एक पहला वीडियो में इसको तीनों को जो है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसी तरह फिर क्लास 2 में, फिर क्लास 3 में और क्लास 4 में करके हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए आज सबसे पहले हम लोग झारखंड का इतिहास, जिसमें हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये रहा आपका झारखंड का इतिहास मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में। तो सबसे पहले आप देख लीजिए मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हर एक जो जनजातियां हैं यहाँ पे झारखंड में, तो आपको पता है कि झारखंड में टोटल 33 जनजाति है जो कि निवास करती है। पहले 32 हुआ करती थी, अब 33 जनजाति हो गई है। लेटेस्ट जो जनजाति जुड़ी है वो आपका है पुरान जनजाति, जो कि 2023 में जुड़ी है। इसमें से अगर आप देखिएगा तो इसमें से 8 जो है वो आपका आदिम जनजाति है, ठीक है। और इसके अलावा अगर देखिएगा 25 तो वो आपका जो है वो आपका अनुसूचित जनजाति है, ठीक है। इसमें से अधिकांश के लिए देखिएगा आप कि कुछ कुछ आदिम जनजाति और कुछ कुछ जो अनुसूचित जनजातियां हैं, ये जनजाति जो है वो अपना शासन व्यवस्था अपने अनुसार चलाती थी। तो इन्हीं शासन व्यवस्थाओं के बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि जो अलग अलग जनजाति है वो अपना शासन व्यवस्था किस तरीके से चलाती है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले आज एक देखिए, झारखंड में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति जो है वो आपका संथाल जनजाति है, जनसंख्या की दृष्टि से। सेकंड नंबर में जो है वो आपका उराव जनजाति आता है। थर्ड नंबर में मुंडा जनजाति आता है, और फोर्थ नंबर में जो है वो आपका हो जनजाति आता है। इसी में अगर आप देखिएगा तो हर एक जनजातियों का अपना शासन व्यवस्था है, और इसी में अगर आप पाइएगा जो मुंडा जनजाति है, उस मुंडा जनजाति के लिए मुंडा शासन व्यवस्था देखने को मिलती है, और ये जो मुंडा शासन व्यवस्था जो है वो आपका मुंडा जनजाति के लिए है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या बताया गया है कि मुंडा शासन व्यवस्था ये जो है ये आपका मुंडा जनजाति के लिए पाई जाती है, और इसमें जो है वो 3 स्तर पे जो है वो शासन व्यवस्था यहाँ पे इनका जो है वो देखने को मिलती है। कितने स्तर पे? तो 3 स्तर पे इनका शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। कौन कौन स्तर है वो देख लीजिए। पहला स्तर है ग्राम, दूसरा स्तर है पट्टी, और तीसरा स्तर है पढ़ा। तो ये 3 स्तर पे देखने को मिलता है। पहला है आपका ग्राम, दूसरा है पट्टी, और तीसरा है पढ़ा। ये 3 स्तर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इसके आगे की चर्चा करते हैं। मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है? विशिष्ट व्यक्ति या फिर गांव का राजनीतिक प्रमुख। तो ये होता है मुंडा शब्द का अर्थ। तो मुंडा शब्द का अर्थ क्या होता है? विशिष्ट व्यक्ति या फिर गांव का राजनीतिक प्रमुख, ये होता है मुंडा शब्द का अर्थ। अब देखिए, अभी बताया गया था आपको कि ये जो मुंडा शासन व्यवस्था जो है वो 3 स्तर पे पाया जाएगा, और मुंडा शासन व्यवस्था जो है वो मुंडा जनजाति के लिए पाया जाता है। इसमें पहला है आपका पहला स्तर जो है पढ़ा। पढ़ा को पढ़ा भी कहीं कहीं कहा जा रहा है, ठीक है ना। और अगर हम लोग देखेंगे तो हेड, तो वो होता है आपका पढ़ा राजा होता है, और पढ़ा राजा होता है। इसके बाद देखिएगा पढ़ा राजा का सहायता करने के लिए एक होता है दीवान जो कि इसका मंत्री होता है, और एक होता है पांडे जो कि इसके लिए क्लर्क का काम करता है। तो दीवान इसका मंत्री होता है, और पांडे जो है वो इसका क्लर्क हुआ करता है। और देख लीजिएगा पढ़ा राजा का और भी कौन कौन जो है वो इससे संबंधित व्यक्ति हैं। तो एक होता है आपका ठाकुर जो कि इसका सहायक होता है, असिस्टेंट होता है। एक होता है बरकंदाज, बरकंदाज जो है वो आपका इसका सिपाही और जो है वो संदेश वाहक होता है। तो ठाकुर इसका सहायक है,
बरकंदाज जो है वो सिपाही और संदेशवाहक है। दरोगा की अगर हम लोग बात करें तो दरोगा जो है वो आपका सुरक्षा और सभा की कार्रवाई करने का ये कार्रवाई का नियंत्रण करता है। तो जो दरोगा होता है वो सबको प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा देता है, और साथ ही साथ जो भी सभा होता है, मीटिंग होता है, उसका जो कार्यवाही होता है उसके ऊपर वो नियंत्रण करता है या रखता है। इसके अलावा चौथा जो व्यक्ति होता है वो है आपका लाल, और लाल जो है वो सभा का वकील होता है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग पढ़ा देखिए, ये 3 स्तर पे है, ग्राम, पट्टी, पढ़ा। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ा यानी कि जो थर्ड स्तर पे है उसी की बात कर रहे हैं। पढ़ा को जो है वो कहीं कहीं पढ़ा भी कहा जाता है, और पढ़ा का अगर हम लोग हेड देखें तो वो होता है पढ़ा राजा, और इसका जो मतलब कि एक दीवान होता है जिसको मंत्री कहते हैं, और इसका एक पांडे होता है जिसको क्लर्क कहा जाता है। और इसकी सहायता करने के लिए ठाकुर होता है जो इसका सहायक होता है, बरकंदाज जो कि सिपाही और संदेशवाहक होता है, दरोगा जो कि सुरक्षा और सभा की कार्यवाही का नियंत्रण रखता है, और एक होता है लाल जो कि सभा का वकील होता है। ठीक है, ये हो गया आपका। तो हम लोग ये पढ़ा वाला जो स्तर है इसको हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट चलिए पट्टी वाला। चलिए, पट्टी को कहीं कहीं जो है वो ग्राम पंचायत कहा जाता है, और यहाँ का जो हेड था वो आपका हाथू मुंडा था। पढ़ा का हेड पढ़ा राजा था, और पट्टी या फिर ग्राम पंचायत का हेड हाथू मुंडा है। अब देख लीजिए गांव को। गांव में क्या है, गांव में एक मुंडा होता है, ठीक है ना। गांव में क्या होता है, मुंडा होता है जो कि प्रशासनिक और न्यायिक प्रमुख होता है। तो जो मुंडा होता है वो आपका प्रशासनिक और आपका न्यायिक प्रमुख होता है, ये होता है। और प्रशासनिक अगर काम देखिएगा तो वो उसका महत्व भी करता है और उसके लिए गुड़ाई भी करता है। तो 2 वर्ड याद रख लीजिएगा। गांव है तो किसी गांव में गांव का हेड होता है मुंडा। क्या होता है गांव का हेड, वो आप समझ लीजिए। गांव का जो हेड है, यहाँ पे उसका लिखा भी गया है, ठीक है ना। यहाँ पे उसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा भी गया है, उसको यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा। गांव है, गांव में गांव का हेड होगा मुंडा, ठीक है। उससे गांव से ऊपर होगा कई गांवों का समूह जिसको बोलेंगे पट्टी, या फिर उसी को बोलते हैं ग्राम पंचायत। उसका जो हेड है वो हाथू मुंडा है। तो एक गांव का हेड मुंडा, और कई सारे गांवों को मिलाकर ग्राम पंचायत बनता है जिसको बोलते हैं पट्टी, उसका हेड हाथू मुंडा। और कई सारे ग्राम पंचायत यानी कि कई सारी पट्टी को मिलाकर बनता है पढ़ा, और उसका हेड पढ़ा राजा। क्लियर, आगे देख लीजिए। मुंडा की बात कीजिएगा तो ये आपका प्रशासनिक और न्यायिक प्रमुख दोनों होता है। प्रशासनिक काम के लिए महतो और गुड़ायत ये भी होते हैं। इसके अलावा एक और होता है जिसको बोलते हैं ब्रिहजन। और ब्रिहजन जो होता है वो भगदो प्रजा या फिर सलाहकार होता है, समझिए। ब्रिहजन एक सलाहकार होता है। और पुजार को पनभर भी कहा जाता है या पनभरा कहा जाता है। ये जो होता है वो आपका धार्मिक प्रमुख होता है, जो पाहन का ये सहायक होता है, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे लैंग्वेज के फॉर्म में जो लिखा हो उसको समझ लीजिए। मुंडा देख लीजिए, ये बताया गया था। एक है आपका एक है आपका ग्राम। ग्राम से ऊपर जो है वो आपका पट्टी, ठीक ना। और पट्टी से ऊपर जो है वो आपका पढ़ा है, पढ़ा, ठीक है। इसका हेड मुंडा है। इसका हेड जो है वो आपका मुंडा, इसका जो हेड है ये क्या बोलते हैं, इसका जो हेड है कौन है, तो वो है आपका हाथू मुंडा है, ठीक ना। इसका जो हेड है वो आपका हाथू मुंडा है, और इसका जो हेड है वो आपका पढ़ा राजा है। क्लियर यहाँ तक, आगे देख लीजिए। मुंडा के बारे में बताया जा रहा है, ये आपका गांव का प्रमुख होता है, पहला पॉइंट, ये गांव का प्रमुख होता है। फिर बोला जा रहा है कि गांव की बैठकों की अध्यक्षता करता है, और इसकी सहायक के लिए जो है वो महतो और गुड़ायत होता है। तो मुंडा जो है वो गांव का प्रमुख होता है। पहले गांव आएगा, फिर कई सारे गांव मिलके पट्टी बनेंगे जिसको ग्राम पंचायत बोला जा रहा है, और कई सारे ग्राम पंचायत यानी कि पट्टी मिलकर जो है वो आपका ये बनेंगे पढ़ा बनेंगे, जिसका हेड पढ़ा राजा होता है। तो गांव का प्रमुख होता है मुंडा, और गांव की बैठक की अध्यक्षता करता है जो है वही मुंडा करता है, और मुंडा की सहायक करने के लिए जो है आपका महतो और गुड़ायत होते हैं, ठीक है। महतो के बारे में बताया गया है कि महतो जो है वो मुंडा का दायित्व निभाने में सहायक करता है। महतो जो है वो हेल्प करता है मुंडा का। और गुड़ायत जो है वो यह भी मुंडा का सहायक होता है, गांव में संदेशवाहक की भूमिका निभाता है, और यह किसी वाद, पर्व अथवा आयोजन की सूचनाएं जो है वो ग्रामीणों तक पहुंचाता है, और मुंडा के आदेशों को ग्रामीणों से अवगत कराता है। तो महतो जो है वो आपका क्या करता है, वो मुंडा को अपना दायित्व निभाने में हेल्प करता है। और गुड़ायत जो है वो एक तरह से संदेशवाहक है, वो मुंडा का संदेश गांव तक पहुंचाता है और गांव का संदेश मुंडा तक पहुंचाता है। क्लियर। पाहन की बात कीजिएगा तो पाहन जो है वो आपका धार्मिक प्रमुख होता है, पाहन, ठीक है। और देख लीजिए यहाँ पे पाहन जो है वो पर्व त्यौहार विवाह का ये संपादन करवाता है, और गांव के सभी देवी देवता को शांत करने के लिए ये
पूजा वगैरह भी संपन्न करवाता है। कौन? तो पाहन। ठीक है। गांव में उठे धार्मिक मामलों में इसकी अधिकारिता होती है। अगर गांव में कभी भी कोई भी विवाद हो जाएगा धर्म से लेकर, तो उसका जो निपटारा कौन करेगा? उसके लिए अधिकार दिया गया है पाहन को। क्लियर? आगे देख लीजिए। पुजार या फिर पनभरा, ये जो है वो पाहन का सहायक होता है। पाहन जो है वो आपका धार्मिक प्रधान है, और धार्मिक प्रधान जो पाहन है, पाहन का भी सहायक होता है, जिसको बोलते हैं पुजार या फिर पनभरा। ठीक है। आगे देख लीजिए। एक वर्ड और भी आता है, वो है आपका घटवार। और घटवार जो है वो यह गांव की पंचायत के फैसले के अनुरूप किसी आरोपी पर लगाए गए दंड का पालन करवाना सुनिश्चित करता है। अगर किसी व्यक्ति को दोषी पाया गया है और फिर उसको जो दंड मिलता है, दंड को पूरा करवाता है कौन? तो वो करवाता है आपका घटवार। इस वर्ड को भी याद रखिएगा, घटवार को भी। आगे देख लीजिए। वृद्धजन भगदो प्रजा, ये जो है वो आपका सलाहकार की भूमिका है, और ये गांव के वृद्धजन होते हैं जिन्हें जीवन का लंबा अनुभव प्राप्त होता है, और मुंडा को ये निर्णय लेने में जो है वो सहायता देते हैं। देखो क्या है वृद्ध जन या फिर भगदो प्रजा। तो वृद्ध जन और जो भगदो प्रजा है, ये गांव के बुजुर्ग लोगों को कहा जा रहा है, और ये क्या करते हैं वो देख लीजिए। जब गांव में कभी भी कोई समस्या आती है, तो जब मुंडा जो डिसीजन लेता है, तो वो मुंडा तो उतना अनुभव नहीं है, तो गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनसे वो सहायता मांगता है, और वो उनको हेल्प करते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस काफ़ी है ना भाई, इस कारण से। तो मुंडा जो है वो इन वृद्धजन यानी कि भगदो प्रजा की वो सहायता लेता है, और उसके अनुसार ही गांव में कोई भी किसी भी तरह का जो है वो डिसीजन देता है। आगे देख लीजिए। हाथू मुंडा, जो विवाह मुंडा द्वारा सॉल्व नहीं, जो विवाह नहीं होगा, यहाँ पे जो विवाद होगा। ठीक है ना। तो देखिए मुंडा के बाद देखिए, पहला बताया गया गांव स्तर, दूसरा बताया गया हाथ ये आपका पट्टी स्तर जिसको ग्राम पंचायत बोला जा रहा है, और तीसरा बताया गया आपका पढ़ा स्तर। तो ग्राम स्तर पे हेड हो जाएगा मुंडा, और आपका पट्टी यानी कि पंचायत स्तर पे हेड हो जाएगा आपका हाथू मुंडा, और पढ़ा स्तर पे जो हेड हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पढ़ा राजा। तो गांव में अगर कोई विवाद हुआ तो उसको सुलझाएगा कौन? मुंडा। लेकिन गांव का विवाद अगर वो मुंडा सुलझा नहीं पाया, तो उसको ग्राम से वो कहाँ भेज देगा? आपका ग्राम पंचायत स्तर पे यानी कि पट्टी स्तर पे, जहाँ पे हेड होता है हाथू मुंडा। तो ये बताया जा रहा है। अगर हाथू मुंडा जो विवाद को सॉल्व नहीं कर सका, तो उसको फिर वो जो है वो हाथू मुंडा के पास भेज देगा। ठीक ना। किसके पास भेजेगा? हाथू मुंडा के पास। और पढ़ा राजा फिर क्या है वो देख लीजिए। पढ़ा राजा जो है, अगर जब कोई मामला दोनों स्तर पर नहीं सुलझ पाता, यानी कि ना ग्राम स्तर पे ना ही ग्राम पंचायत यानी कि पट्टी स्तर पे अगर सुलझ नहीं पाएगा, तो फिर उसको दे दिया जाएगा पढ़ा राजा पे। सेम कंडीशन क्या है वो देख लीजिए। अगर आपका कोई विवाद हुआ गांव घर में, तो आप जाइएगा जिला न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। वहाँ पे अगर वो सॉल्व नहीं हो पाया, तो जाइएगा हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय। अगर वहाँ पे भी सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो आप जाइएगा सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? तो वही सेम कहानी यहाँ भी लगेगा। आगे देख लीजिए। इसके प्रमुख की बात कीजिएगा, तो पढ़ा राजा इसका निर्णय बाध्यकारी होता है। जो देख लीजिए, अब पढ़ा राजा जो लास्ट में जो निर्णय दे देंगे वो सभी को मानना पड़ेगा, वो एकदम मैंडेटरी है। पढ़ा राजा का अगर हम लोग सहायक की बात कीजिएगा, तो पढ़ा राजा का कई सारा सहायक होता है, जैसे कि ठाकुर है, दीवान है, बरकंदाज है, दरोगा है, पांडे है। ठाकुर की बात कीजिएगा तो ये आपका पढ़ा राजा का सहायक होता है। ठीक है। दीवान की बात कीजिएगा तो ये पढ़ा राजा का सलाहकार होता है। बरकंदाज की बात कीजिएगा तो ये पढ़ा राजा का संदेशवाहक होता है। दरोगा की बात कीजिएगा तो ये सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होता है। और पांडे की बात कीजिएगा तो ये आपका दस्तावेजों का रख रखाव करने वाला अधिकारी होता है, यानी कि क्लर्क होता है। और अगर हम लोग लाल की बात कीजिएगा तो ये वकील होता है, वादी और प्रतिवादी का पक्ष रखने के लिए, यानी कि पक्ष और विपक्ष का वो जो है वो फेवर लेता है, एक तरह से वकील है लाल। ठीक ना। तो वकील, वादी और प्रतिवादी का पक्ष रखने वाले लाल रखने की परंपरा है। और इसमें भी बहुत सारा होता है, छोटे लाल, मंझले लाल, बड़े लाल। तो एक्सपीरियंस के आधार पे कोई कोई जो नवसिखुआ है, फिर कोई कोई थोड़ा बहुत ठीक है, और कोई कोई बहुत एक्सपीरियंस वाले वकील होते हैं, इस आधार पे है। ठीक है। फिर देख लीजिए, इसी में आपका बताया जा रहा है नेक्स्ट कि मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका जो है वो आपका पढ़ा है। यानी बताया जा रहा है कि अगर मुंडा जनजाति में देखिए, सबसे छोटा स्तर है, 3 स्तर पे यहाँ पे जो है वो शासन व्यवस्था देखने को मिलता है। पहला है ग्राम स्तर पे, दूसरा है पट्टी यानी कि ग्राम पंचायत स्तर पे, और तीसरा है आपका पढ़ा स्तर पे। तो ग्राम स्तर पे जो हेड हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके मुंडा, और आपके ग्राम पंचायत स्तर पे जो हेड होंगे वो हो जाएंगे आपके हाथू मुंडा, और आपका पढ़ा स्तर पे जो हेड हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके पढ़ा राजा। तो ये बताया जा रहा है कि मुंडा जनजाति की सबसे सर्वोच्च जो न्यायपालिका है और सर्वोच्च जो कार्यपालिका है, यानी कि सबसे जो सुप्रीम जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है, वो आपका केवल केवल कौन है? पढ़ा है। इसी का डिसीजन जो होगा वो अंतिम होगा। आगे देख लीजिए।
परंपरागत मुंडा प्रशासन में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान नहीं किया गया है। तो जो मुंडा शासन व्यवस्था है मुंडा जनजाति का, इसमें ना आपको जो भी महिला है ना, महिलाओं को उतना खास स्थान नहीं दिया गया है। देखिए, दो चीज़ कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे, एक है मुंडा शासन व्यवस्था और एक है आपका मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। तो मुंडा शासन व्यवस्था मुंडा जनजाति के लिए है, जबकि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था जो है वो आपका हो जनजाति के लिए है। ठीक है, आगे देख लीजिए। पढ़ा पंचायत स्थल को अखड़ा या फिर अखड़ा कहा जाता है और यह सांस्कृतिक केंद्र होता है, और पढ़ा पंचायत की सभी बैठकें जो है वो आपका अखड़ा में ही होता है। तो जो भी आपका पढ़ा पंचायत की बैठक होता है, यानी कि जो आपका ये ग्राम स्तर, फिर हो जाएगा आपका पट्टी स्तर यानी कि ग्राम पंचायत, और तीसरा हो जाएगा आपका पढ़ा स्तर। तो पढ़ा स्तर की जो भी बैठकें होंगी वो आपका अखड़ा या फिर अखड़ा इसको जो कहते हैं वो आपका सांस्कृतिक केंद्र होता है गाँव का। इसी में ही पूजा पाठ जो आपका होता है, इसी में बैठकें होती है, इसी में नाच गान सब कुछ होता है, सांस्कृतिक स्थल है ना, इस कारण से। तो पढ़ा पंचायत की भी बैठक भी आपका अखड़ा में ही होता है। आगे देख लीजिए। पाहन को जो है वो लगान मुक्त भूमि दी जाती है, यानी कि ऐसी भूमि दी जाती है जिसके ऊपर किसी भी तरह का जो है वो उस पर लगान यानी कि टैक्स नहीं लिया जाता है। और ऐसी भूमि को जो है वो डाली कटारी भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाली कटारी भूमि कहा जाता है। आगे नेक्स्ट देख लीजिए। भूत प्रेत के प्रकोप से बचने के लिए पाहन के द्वारा विशेष पूजा की जाती है, और इस हेतु पाहन को अतिरिक्त भूमि प्रदान की जाती है, जिसे भूत खेता जो है वो भूमि कहा जाता है। समझिए, पहला बताया गया है कि जो पाहन जो है वो गांव का धार्मिक प्रधान है। इसके अलावा पाहन का दो गो सहयोगी भी होता है। कौन कौन होता है? एक है आपका पनभरा, रुकिए जरा सा, पाहन का जो सहयोगी है एक है पुजार, पुजार को ही कहीं कहीं पे पनभरा भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये पाहन का सहायक होता है। अब देख लीजिए, पाहन जो है गांव का धार्मिक प्रधान, इसको जो है वो लगान मुक्त भूमि दी जाती है, जिसको डाली कटारी कहा जाता है। और साथ ही साथ इन जो है गांव वाले भूत प्रेत के प्रकोप से बचने के लिए पाहन के द्वारा विशेष पूजा भी करवाते हैं, और इस काम के लिए पाहन को विशेष भूमि भी दी जाती है, जिसको भूत खेता भूमि कहा जाता है। क्लियर? तो यहाँ तक ये था आपका मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में सारा जो कहानी है वो आपका यहाँ तक देखने को मिलता है। तो अगर आपको फिर से एक बार रिकॉल करा दिया जाए तो आप यहाँ पे समझ लीजिए, ये जो है आपका मुंडा शासन व्यवस्था, आज हम लोग इसको पढ़े हैं। ठीक है ना, ये हम लोग पढ़े हैं आपका मुंडा शासन व्यवस्था। सबसे पहली बात कि ये आपका मुंडा जनजाति के लिए है। ठीक ना, ये आपका 3 स्तर पे देखने को मिलती है। एक है आपका ग्राम स्तर, एक है आपका ग्राम पंचायत जिसको बोलते हैं पट्टी स्तर, और तीसरा आपका है क्या, तो वो है आपका पढ़ा स्तर। ग्राम स्तर पे जो हेड है वो आपका है मुंडा। फिर आपके पंचायत स्तर पे जो हेड है उसको बोलते हैं हम लोग ग्राम, ये उसका हाथू मुंडा। ग्राम पंचायत को ही पट्टी कहा जा रहा है। ठीक है, और तीसरा है आपका पढ़ा स्तर पे, तो पढ़ा स्तर पे जो हेड है वो हो जाएंगे आपके पढ़ा राजा। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। पढ़ा राजा के लिए सहायक के लिए बहुत सारे इसके अधिकारी होते हैं, उनका भी नाम याद रख लेना है। ठीक ना, ये सभी आपको पता होना चाहिए। अगर मुंडा कोई डिसीजन को सॉल्व नहीं कर पाया तो भेज देगा हाथू मुंडा के पास, हाथू मुंडा भी सॉल्व नहीं कर पाया तो वो भेज देगा पढ़ा राजा के पास। पढ़ा राजा का जो निर्णय है वो सभी को मानना मैंडेटरी है। अच्छा, मुंडा शासन व्यवस्था तो आपका मुंडा जनजाति के लिए है, लेकिन मुंडा मानकी शासन व्यवस्था जो है वो आपका हो जनजाति के लिए है, इसलिए आपको कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो है वो आपका मुंडा शासन व्यवस्था यहाँ पे आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें आपको कहीं भी कोई भी किसी भी तरह का दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मुंडा शासन व्यवस्था आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट जो है नए टॉपिक की ओर चलते हैं, और नया टॉपिक है झारखंड के सदान। और हम लोग अब झारखंड के सदान के बारे में पढ़ते हैं कि सदान किसको कहा जा रहा है, क्या है इसके बारे में। तो सारा डिटेल से हम लोग देखेंगे झारखंड के सदान के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट बताया जा रहा है यहाँ पे, वो देख लीजिए कि झारखंड राज्य में सामान्यतः गैर जनजातियों को सदान कहा जाता है। अगर हम लोग देखें बेसिकली ऐसी नॉर्मल एक इन जनरल अगर हम लोग परिभाषा देखें तो झारखंड में रहने वाले बहुत सारे जनजाति लोग रहते हैं, कई सारे जो है वो गैर जनजाति लोग रहते हैं। अभी ठीक आपको कुछ देर पहले ही बताया गया था कि झारखंड में जो है वो आपके 33 जो है वो अनुसूचित जनजाति लोग निवास करते हैं। ठीक है, ये बताया गया था। इसमें से भी बताया गया था 8 जो है वो आपके आदिम जनजाति निवास करते हैं, और 25 जो है वो आपका जो है वो क्या बोलते हैं अनुसूचित जनजाति निवास करते हैं। ठीक है, ये भी आपको बताया गया था। इसके अलावा झारखंड में कई सारे जो है वो आपके गैर आदिवासी लोग भी रहते हैं, या फिर गैर जनजाति लोग भी रहते हैं। ठीक ना, उन्हीं को जो है वो आपका सदान कहा जा रहा है। क्लियर?
ये इन जनरल लैंग्वेज में बोला जा रहा है। तो क्या है नहीं है वो देख लीजिए आप। झारखंड राज्य में सामान्यतः गैर जनजातियों को सदान कहा जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। सभी गैर जनजातियां सदान नहीं हैं। ठीक है, वास्तव में सदान झारखंड की मूल गैर जनजातियां लोग हैं। तो देखिए, अभी बोले कि झारखंड में सामान्यतः जो भी गैर जनजातियां लोग हैं वो सभी क्या है, सदान है, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी गैर जनजातियां जो है वो सदान नहीं है। वास्तव में सदान वही हैं जो झारखंड की मूल गैर जनजाति लोग हैं, यानी कि जो बहुत पहले से स्टार्टिंग से रह रही है और जो कि मूल गैर जनजाति लोग हैं, उन्हीं को ही सदान कहा जा रहा है। अभी कोई 2 साल पहले आके यहाँ पे गैर जनजाति लोग झारखंड में आके रह रहे हैं, 1 साल पहले, 6 महीना पहले, 2 महीना पहले आके रह रहे हैं, क्या उनको भी सदान कहा जाएगा? नहीं। सदान किनको कहा जाएगा कि जो झारखंड के गैर जनजाति लोग तो है ही, लेकिन वो साथ ही साथ मूल गैर जनजाति लोग होने चाहिए। सभी गैर जनजाति लोगों को शामिल नहीं करेंगे। जो बहुत आदिम समय से रह रहे हैं, आदिकाल से रह रहे हैं, जो भी गैर जनजाति लोग, उन्हीं को ही सदान कहेंगे। आगे देख लीजिए, झारखंड की कुल जनसंख्या में इनका जो हिस्सा है वो 60% है। बताइए, झारखंड जो है आदिवासियों का राज्य माना जाता है, जिसमें से जो इनके जो जनजाति लोग हैं वो उनका परसेंटेज देखिएगा 40% ही है। लेकिन अगर हम लोग गैर जनजातियों की बात कीजिएगा, जिनको सदान कहा जा रहा है एक तरह से, उनकी संख्या जो है वो आपका 60% है। झारखंड में अगर हम टोटल जनसंख्या देखेंगे तो 3,29,88,134 है। ये 2011 के सेंसस के अनुसार है। अभी देखिएगा तो 5 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा है। तो झारखंड की कुल जनसंख्या में इनका जो हिस्सा है वो 60% है। आगे देख लीजिए, इसमें बताया जा रहा है कि व्युत्पत्ति के दृष्टि से सदान शब्द जो है वो सद प्लस आन से बना है। तो अगर हम देखें तो सदान की शब्द जो है वो सद प्लस आन से बना है। सद का जो अर्थ होता है वो होता है बैठना या फिर विश्राम करना, और या फिर बस जाना, ये भी होता है। तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से देखिए तो सदान शब्द का अर्थ क्या होता है? सद प्लस आन, और जिसमें से सद का अर्थ होता है बैठना, विश्राम करना या फिर बस जाना। और इस प्रकार अगर हम लोग सदान शब्द का अगर हम लोग अर्थ देखें तो ऐसे लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं या फिर यहाँ पे आकर बस गए हैं, इनको सदान कहा जा रहा है। फिर देख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि सदानी जो है वो सदानी भाषा नागपुरी में घर में बसने वाले कबूतर को सदपरेवा कहा जाता है। तो देखो, सदानी भाषा नागपुरी में, तो सदानी भाषा भी मर्ज हो गया ना सभी भाषाओं में। तो सदानी भाषा नागपुरी में, तो घर में जो भी कबूतर जो बसते हैं उसको सदपरेवा कहा जाता है, और जंगली कबूतर को या घर में नहीं रहने वाले कबूतर को बनिया कबूतर कहा जा रहा है। 2 गो वर्ड यहाँ पे आया है, एक है आपका सदपरेवा, एक आया आपका बनिया कबूतर। तो जो घर में रहने वाले जो कबूतर है नागपुरी भाषा में सदानी भाषा में बोला जा रहा है कि जो घर में रहने वाले जो कबूतर है उसको सदपरेवा, और जो जंगल में रहने वाले या फिर घर के बाहर रहने वाले जो कबूतर है उसको बनिया कबूतर कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार जो सदपरेवा की तरह जो है वो सदानों को समझना चाहिए। तो जो आपका सदपरेवा है उसको जो है वो सदानों को समझना चाहिए कि ये सदपरेवा है, यानी कि घर में रहने वाले कबूतर हैं। और बनिया कबूतर जो है वो आपका जो है वो बनिया कबूतर की तरह वनवासी या फिर आदिवासियों को समझना चाहिए कि जो लोग बाहर से आए हैं उनको जो है वो सदान नहीं मानेंगे हम लोग, या फिर उन्हीं को जो है जो आपका बनिया कबूतर है उनको वनवासी यानी कि यहाँ के वनों में रहने वाले या फिर आदिवासी कहेंगे। तो ये डिफरेंस बताया गया है सदपरेवा और आपका बनिया कबूतर के माध्यम से। तो नागपुरी भाषा में घर में रहने वाले जो कबूतर है उसको सदपरेवा कहा जा रहा है, और जो जंगल में अर्थात घर से बाहर रहने वाले जो कबूतर है उनको बनिया कबूतर कहा जा रहा है। तो ठीक इसी के आधार पर हम लोग समझते हैं कि जो सदपरेवा है वो आपके सदान है, यानी कि झारखंड के हैं लेकिन वो मूल निवासी है, घर में रह रहे हैं पहले से, आदिकाल से। और बनिया कबूतर यानी कि जो वनवासी है या फिर जो आदिवासी है उनको कहा जा रहा है। आगे देख लीजिए, दोनों के लक्षण और चरित्र कुछ कुछ अलग है और इसे समझने के लिए तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता है। और जबकि सदान जो है वो समुदाय, देखिए यहाँ क्या है देख लीजिए, दोनों का लक्षण यानी कि जो है आपका बनिया कबूतर और जो आपका सदपरिवार दोनों का लक्षण एक ही जैसा मिलेगा, क्योंकि काहे कि वो कबूतर है। उसी प्रकार सदान लोग और जो आपका गैर जनजाति लोग हैं इन सभी का जो लक्षण है वो आपका एक ही जैसा मिलेगा। और इसको समझने के लिए पहले हम लोग को कंपैरिजन करना पड़ेगा दोनों के बीच में।
आगे देख लीजिए, सदान लोग जो है वो आपका समुदायी स्थल, ये समुदायी होते हैं, यानी कि प्रकृति इसका कैसा होता है, समुदायी लोग समुदाय में रहते हैं, और गैर जनजाति लोग अलग अलग भी रहते हैं, इस तरह करके है। तो बताया जा रहा है कि जो सदानी लोग जो है वो आपका समुदायी रहते हैं, यानी कि समुदाय में रहते हैं सदान लोग, और जो आदिवासी लोग जो है वो आपका कबीलाई रहते हैं, यानी कबीला में रहते हैं, छोटे छोटे कबीला में रहते हैं। पहला डिफरेंस। दूसरा है कि आदिवासी जो है वो आपका घुमंतू स्वभाव के होते हैं, और कुछ कबीलाई लोग स्थायित्व प्राप्त करने लगे हैं, जबकि सदान संभवतः घुमंतू नहीं होते हैं। इसका जो स्वभाव है वो आपका अस्थायी रहा है। तो बताया जाता है कि जो आदिवासी लोग हैं वो आपका घुमंतू प्रभाव स्वभाव के रहते हैं, ये लोग एक जगह निवास जो है वो नहीं करते हैं, लेकिन सदान लोग जो है वो एक जगह निवास करते हैं, और इनका जो प्रवृत्ति है वो घुमंतू नहीं है। दूसरा डिफरेंस, पहला डिफरेंस क्या बताया, सदान लोग समुदाय में रहते हैं, जबकि आदिवासी लोग जो है वो आपका कबीला में रहते हैं। दूसरा डिफरेंस कि सदान लोग घुमंतू प्रकार के होते हैं, ये लोग एक जगह स्थायित्व तो नहीं रहते हैं। दूसरा इसी में बताया गया कि सॉरी, आदिवासी लोग घुमंतू स्वभाव के होते हैं, ये लोग एक जगह निवास नहीं करते हैं, जबकि सदान लोग आपका घुमंतू स्वभाव के नहीं होते हैं और लोग एक जगह निवास करते हैं। आगे देख लीजिए, कई आदिवासी अनुसूचित नहीं हैं, जबकि कई जनजाति के रूप में अनुसूचित है। तो बताया जा रहा है कई सारे आदिवासी लोग जो है वो अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल नहीं हैं, और कई सारी जो जनजाति है वो आपका अनुसूचित के रूप में शामिल भी है, ऐसा भी है ना। तो अनुसूचित जनजातियों की संख्या देखिएगा तो आप पाइएगा कि यहाँ पे टोटल 33 गो है, जिसमें से आदिम 8 गो है, बाकी 25 गो आपका अनुसूचित जनजाति है। तो कई सारे आदिवासी जो है वो अनुसूचित जनजाति में शामिल है, और कई सारे शामिल नहीं हैं। क्लियर। नेक्स्ट देख लीजिए, भाषाई दृष्टि से वह गैर जनजातीय व्यक्ति जिनकी भाषा में, तो भाषाई दृष्टि से अगर देखा जाए तो वह गैर जनजातीय व्यक्ति जिनकी भाषा में मौलिक रूप से मातृभाषा की तरह, यानी कि खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया और कुरमाली है, वही सदान है, और इनकी भाषा को सदानी या फिर सादरी कहा जाता है। तो अगर हम लोग देखें, ये तो आपका एक वो बताया गया था कि जो दोनों के बीच में डिफरेंस बताया गया था, अलग अलग तुलना करके हम लोग देखें। दूसरा डिफरेंस बताया जा रहा है कि अगर हम लोग भाषा के आधार पर देखें, भाषाई दृष्टि से देखें, तो जिनकी भाषा जो मौलिक रूप से मातृभाषा की तरह है, जैसे कि नागपुरी है, खोटा है, पंचपरगनिया है, कुरमाली है, उनको सदान कहा जा रहा है, और उनकी भाषा को सदानी या फिर सादरी कहा जा रहा है। इसी क्रम में डॉक्टर बीपी केसरी मानते हैं कि इन भाषाओं का जो है वो मूल रूप जो है वो नाग जाति के विभिन्न कबीलों में विकसित हुआ है, और इनकी पुस्तक का नाम भी झारखंड के सदान रखा गया है। अच्छा देखिए, डॉक्टर जो बीपी केसरी है वो मानते हैं कि भाषाओं का भी मिक्सअप तो होता है ये ना भाई। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग बोलते हैं हिंदी भाषा, कोई जो है वो आपका विदेश से कोई व्यक्ति आया है और यहाँ पे 20-30 साल रह गया है, और वो हम लोग का भाषा सीख गया हिंदी भाषा। अब उसके आने वाले पीढ़ी हिंदी भाषा ही बोलेंगे, तो अब उनको हम लोग क्या मान लेंगे, वो शुरू से भारतीय है नहीं है ना। तो भाषाओं का मिक्सअप होता, लोग सीख जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग भाषाई दृष्टि से देख लिए। अब हम लोग थोड़ा सा धार्मिक दृष्टि से देखते हैं। तो धार्मिक दृष्टि से हिंदू ही प्राचीन सदान है, क्योंकि इस्लाम का उद्भव जो है वो आपका 600 ईस्वी में हुआ है, और इनका झारखंड में आगमन जो है वो आपका 16वीं सदी में हुआ है, और इनसे पहले जैन धर्मावलंबी भी सदान थे। तो बताया जा रहा है कि धार्मिक दृष्टि से जो आपका हिंदू है वही आपका जो है प्राचीन हिंदू जो है वही आपका सदान है, क्योंकि इस्लाम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका जो उद्भव आपका 600 BC में हुआ है, और झारखंड में इस्लाम का आगमन जो है वो आपका 16वीं सदी में हुआ है, यानी कि आज से 400-500 साल पहले हुआ है, ज़्यादा भी नहीं, ठीक है ना। इस तरह से फिर बोला जा रहा है कि इस प्रकार आज इन सभी धर्मावलंबियों की मातृभाषा जैनी और उर्दू या फिर अरबी फारसी ना होकर खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली आदि हो गई है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो या फिर तभी वो किसी भी धर्म के हो, और तभी वह सदान है। कहने मतलब क्या है, देख लीजिए, धार्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो सदान के बारे में बोला जा रहा है कि जो प्राचीन हिंदू है वही सदान है, क्योंकि मुसलमान तो हो ही नहीं सकते हैं, या फिर जो प्राचीन जैन है, बौद्ध है, वही सब सदान हो सकते हैं। बाद में बोला जा रहा है कि इनकी जो मातृभाषा है वो भले ही मुसलमान है तो उर्दू बोलेंगे, भले ही हिंदू है तो संस्कृत बोलेंगे, अलग अलग भले ये लोग हैं धर्म के लोग, लेकिन इनकी जो मातृभाषा अब बन गई है वो आपका यहीं की बन गई है, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली ही बन गई है, और इन्हीं भाषाओं का वो यूज भी कर रहे हैं, ठीक है ना।
अगर हम लोग प्रजातीय दृष्टि से देखें तो प्रजातीय दृष्टि से सदान जो है वो आर्य माने जाते हैं, यानी कि श्रेष्ठ लोग, और कुछ द्रविड़ वंशी भी जो है वो सदान हैं। तो आर्य वंशी लोग भी सदान हैं और द्रविड़ वंशी लोग भी सदान हैं, और यहाँ तक कि कुछ आग्नेय लोग भी जो है वो आपका सदान की गिनती में आते हैं। ये आपका प्रजातीय दृष्टिकोण से देखने को मिलता है। आग्नेय कुल के लोग सदान इसलिए हैं क्योंकि इनकी भाषा आदि सादरी रही है तथा आग्नेय कुल के होते हुए भी अनुसूचित नहीं किया गया है इनको। ये भी इनके लिए एक दुख की बात है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। तो ये हम लोग देखे हैं, क्या क्या देखे। सबसे पहले हम लोग सदान कौन है कौन नहीं है इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन देखे। फिर हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़े कि सद परेवा और बनिया कबूतर, इसके माध्यम से हम लोग पढ़े। इसके अलावा फिर हम लोग जो है वो भाषा की दृष्टि से हम लोग सदान के बारे में देखे। फिर सदान और जो आदिवासी लोग हैं इनके बीच में एक छोटा सा डिफरेंस पढ़े, तुलनात्मक अध्ययन किए। इसके बाद हम लोग एक वैज्ञानिक एक मतलब एक जो है वो बड़े व्यक्ति है डॉक्टर बीपी केसरी, इनके आधार पे भी हम लोग देखे। ये खोटा के विद्वान, ये एक इतिहास, ये है कवि है, इनका एक हम लोग पक्ष देखे। इसके अलावा धार्मिक दृष्टिकोण से देखे कि सदान कौन है, आदिवासी कौन है। फिर हम लोग साथ ही साथ प्रजातीय दृष्टिकोण से भी देखे हम लोग। इसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट हम लोग सदानों का आगमन के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो सदान लोग हैं वो कब आए। तो बताया जाता है सबसे पहला पॉइंट कि झारखंड में सदानों का आगमन जो है वो आर्यों के आगमन के कुछ समय बाद ही प्रारंभ हो गया था। तो हम लोग जानते हैं कि जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला जो नॉर्थ मतलब कि आपका जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो इलाका है वहाँ पे आर्यों का आगमन हो गया था इस वाले इलाके में, तो ऋग्वैदिक काल में, और आपका उत्तर वैदिक काल में पूरा ये नॉर्थ में फैल गए थे। तो इसी क्रम में ही झारखंड में भी आर्यों का आगमन हो जाता है, ये बताया जा रहा है एक मत। दूसरा मत बताया जा रहा है कि बौद्ध धर्म में प्रचार प्रसार हेतु ईसा पूर्व से ही यहाँ पे सदानों का आगमन प्रारंभ हो गया था। तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के समय में भी झारखंड में जो है वो सदानों का आरंभ हुआ, या मतलब सदानों का आगमन हुआ। इसके अलावा विभिन्न राजाओं के शासनकाल में, जैसे कि मौर्य शासनकाल, गुप्त शासनकाल, फिर आपका वर्धन वंश, इन सभी शासनकाल के दौरान भी इस क्षेत्र में लोगों का आगमन और जो है निवास होता रहा। ये अभी देख लीजिए। इसके अलावा फनी मुकुट राय जो कि मदरा मुंडा का दत्तक पुत्र था, ये भी सदान थे। जब हम लोग नागवंशी शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो सबसे पहले 98 AD में पहला राजा बनते हैं फनी मुकुट राय। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो आपका फनी मुकुट राय है ये भी जो है वो सदान थे, जिनका जन्म जो है वो आपका सुतियांबे में होता है, और वर्तमान में इसको हम लोग पिठोरिया नामक स्थान से इसको जोड़ते हैं। जो आपका सुतियांबे था पहले वो आपका अभी पिथौरिया है। और जानते हैं इनका जन्म जो है वो आपका 64 AD में हुआ था, और बाद में 98 AD में ये जो है वो राजा बनते हैं। और इनकी जो राजधानी है वो आपका सुतियांबे ही होता है, यहीं पे उनका जो जन्म हुआ था, और सुतियांबे को वर्तमान में पिठौरिया कहा जाता है। इनकी जो है इसकी जो जानकारी है वो बेनीराम महंता की जो पुस्तक है नागवंशावली, इसमें मिलता है। और एक और हिस्टोरियन है घासीराम, और घासीराम का पुस्तक है नागवंशावली झूमर, इनसे प्राप्त होता है। तो बताया जाता है कि अभी बताया जा रहा है कि झारखंड में सदानों का आगमन कब कब हुआ सो। तो इसी क्रम में हम लोग बोले कि जो फनी मुकुट राय है इनका जो है ये जो आपका है ये भी सदान थे, और इनके बारे में जो जानकारी है वो बेनीराम मेहता और आपका घासीराम की पुस्तक से देखने को मिलती है। इसके अलावा देखिएगा तो पुरातात्विक अवशेषों से भी पता चलता है कि असुर से पहले भी यहाँ पे कोई सभ्य प्रजाति यहाँ पे आई थी। हम लोग जानते हैं सबसे पहले असुर आया, बिरजिया आया, फिर बिरहोर आया। तो इसी तरह में हम लोग देखते हैं कि असुर से पहले भी झारखंड में कोई सभ्य प्रजाति यहाँ पे आई थी। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि वह सभ्य प्रजाति कौन है, वह सभ्य प्रजाति जो है वह सदानों की ही रही होगी, जो कि यहाँ के मूलवासी रहे होंगे, ऐसा मान्यता है। पुरातात्विक साक्ष्यों से या अवशेषों से हम लोगों को देखने को मिला है। यहाँ पे देखिए जातीय दृष्टि से सदानों के प्रकार की बात की जा रही है। तो जातीय दृष्टि से सदानों के कौन कौन से प्रकार है वो देख लीजिए। तो अलग अलग यहाँ पे 4 गो बनता है। तो वैसे जातियाँ जो देश के अन्य हिस्सों में भी है और झारखंड के क्षेत्र में भी है। तो देख लीजिए वैसे जो जाति देखते हैं जो झारखंड में भी है और देश के अन्य हिस्सों में भी है, तो वो भी सदान कहलाएंगे। जैसे कि ब्राह्मण, राजपूत, तेली, माली, कुम्हार, सोनार, कोयरी, अहीर, बनिया, डोम, चमार, दुसाद, ठाकुर और नाग। तो जातीय दृष्टि से देखेंगे तो ये सभी भी सदान आएंगे। ब्राह्मण, राजपूत, तेली, माली, कुम्हार, सोनार,
कोयरी, अहीर, बनिया, डोम, चमार, दुसाध, ठाकुर और नाग जाति, ये सभी जो है वो जातीय दृष्टि से सदान के अंतर्गत ही आएंगे, क्योंकि ये झारखंड में भी रहते हैं, झारखंड के बाहर भी रहते हैं, अन्य देशों में भी, मतलब जो देश के अन्य हिस्सों में भी रहते हैं, अन्य राज्यों में भी। दूसरा है वैसी जातियाँ जो केवल छोटानागपुर क्षेत्र में ही रहती है, छोटानागपुर के बाहर नहीं मिलती है, जैसे कि बड़ाइक, देसावली, पाइक, धानुक, राउतिया, गोड़ाइक, घासी, भैया या भूइयाँ, पान, प्रमाणिक, तांती, सवासी, कोष्टा, झोरा, रक्सेल, गोसाई, बरगाह, बावरी, भाउट, बिंद, कंटू, लोहरिया, खंडत, सराक, मलार इत्यादि। तो ये जनजातियाँ केवल छोटानागपुर क्षेत्र में ही निवास करती हैं। तीसरा क्या है कि कई सदान जातियाँ ऐसी भी हैं जिनका गोत्र अवधिया, कनौजिया, तिरहुतिया, गोड़, पूर्विया, पश्चिमाहा, दक्षिणाहा आदि है, जिससे पता चलता है कि इनका मूल स्थान यहाँ ना होकर कहीं और भी था। तो देखिए, पहला बताया गया वैसी जातियाँ जो झारखंड में भी रहती हैं और देश के कई हिस्सों में भी रहती हैं, उसका एग्जाम्पल देखिए 8-10 ठो। फिर वैसी जातियाँ जो केवल छोटानागपुर क्षेत्र में रहती है, वो भी सदान है, उसका भी एग्जाम्पल देखिए 10-12 ठो। फिर वैसी जातियाँ या फिर वैसी सदान जातियाँ जिनका जो गोत्र है यहाँ पे रहने वाले लोगों से भी मैच करता है। इसके अलावा चौथा देखें हम लोग कि कुछ ऐसी जातियाँ भी हैं जिनका गोत्र स्थानीय आदिवासी समुदायों की तरह है और इनका मूल स्थान छोटानागपुर ही होगा या फिर माना जाता है। तो ये भी कुछ ना कुछ एजम्पशन है। तो किन्हीं किन्हीं आदिवासियों का गोत्र भी यहाँ की रहने वाली जनजातियों से मैच खाता है, तो ऐसा माना जाता है कि कहीं ना हो ऐसा हो सकता है कि वो भी सदान ही होंगे, ऐसा भी। ठीक है, सदान की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति के बारे में देखिए। तो सदान और आदिवासी दोनों झारखंड के मूल निवासी है, दोनों के बारे में। तो सदान और आदिवासी जो है वो झारखंड के मूल निवासी हैं। उनकी संस्कृति साझा एवं एक दूसरे से मिलजुल कर रहने की संस्कृति है। तो सदान और आदिवासी दोनों झारखंड के मूल निवासी हैं बताया जा रहा है, और साथ ही साथ दोनों का जो कल्चर है वो एक दूसरे से मिक्सअप है, और जो है वो मिक्सअप हो ही गया है, वो समझ लीजिए। सदानों की अगर हम लोग मुख्य पेशा की बात करें तो वो कृषि कार्य करते हैं, और दूसरा अगर उन लोगों का कार्य देखिए तो आपका पशुपालन है। तो पहला कृषि और दूसरा पशुपालन करते हैं सदान लोग। तो बताया गया कि सदानों का मुख्य पेशा कृषि है, कृषि कार्य है, और दूसरा सहायक कार्य है इन लोगों का पशुपालन। फिर देख लीजिए, सदानों में सराक नामक एक छोटे क्षेत्र में अवस्थित जाति जैन धर्म से प्रभावित है। सराक नामक, देखो सदानों में सराक नामक एक छोटा क्षेत्र है, वहाँ पे जो भी जाति रहती है वो जैन धर्म से प्रभावित है। वे सूर्यास्त होने के बाद भोजन नहीं करते हैं तथा मांस और मछली का भी सेवन नहीं करते हैं। तो ये दर्शा रहा है कि यहाँ पे जो सदान जो है इनके ऊपर जैन धर्म का भी प्रभाव है, क्योंकि जो आपका एक क्षेत्र है सराक क्षेत्र, वहाँ पे जो रहने वाली जो जाति हैं वो सूर्योदय के बाद खाना नहीं खाते हैं, मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, मछली का भी सेवन नहीं करते हैं। वो जैन धर्म का वो दर्शाता है वहाँ पे कि वो लोग फॉलोवर्स हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, सदान लोग जो है वो आपका शिव भगवान का, सूर्य का और मनसा के उपासक है, और कुछ कुछ सदान जो है वो आपका वैष्णव परंपरा से भी प्रभावित है। आगे देख लीजिए, इनमें हिंदू देवी देवताओं की पूजा के साथ साथ कुल देवी देवताओं की भी पूजा करने का भी प्रचलन है। तो हिंदी देवी देवताओं का पूजा करते ही हैं, साथ ही साथ जो आपका कुल देवी है, देवी देवता है, उनका भी पूजा होता है। जैसे हम लोग अपना घर में भी करते हैं ना, पूर्वजों का भी पूजा करते हैं, कुल देवी देवताओं का पूजा करते हैं, और अपना हिंदू जो त्यौहार है उसका भी हम लोग मनाते हैं। सदान के बारे में बताया जाता है कि सदान महामारियों जैसे कि चेचक हो गया, हैजा हो गया, इनको जो है वो देवी का प्रकोप मानते हैं, और इनसे बचने के लिए शीतला देवी की पूजा करते हैं। तो अगर कोई भी प्रकोप आता है, चेचक, हैजा, कोई बीमारी आ गया, तो जैसे पहले लोग ऐसा मानते थे कि जो देवी है, कुल देवी है, वो हम लोग की नाराज़ हो गई है, और इसके लिए वो अपना एक पूजा करती है जिसको बोलते हैं शीतला देवी की पूजा करती है। फिर देख लीजिए, धार्मिक रूप से सदान जो है वो सहिष्णु होते हैं, यानी कि बहुत ही दयालु होते हैं। सदान लोग डायन, भूत प्रेत, ओझा आदि में विश्वास करते हैं। ये तो झारखंड में पूरा बस गया है ये सब चीज़, डायन, भूत प्रेत, ओझा, पूरा सदान लोग भी इसको मानते हैं।
सदानों का अगर हम लोग समाज देखें तो आपका पितृसत्तात्मक है, पैट्रियार्कल। यहाँ पे मात्र एवं पितृकुल दोनों में वैवाहिक संबंध जो है वो वर्जित है, यानी कि पिता के साइड और माता के साइड भी जो है वो विवाह नहीं करना है, आपको कहीं और करना है, अलग गोत्र में अलग जगह में आपको विवाह करना है। तो ये अभी भी चल रहा है, हम लोग को देखने को मिलता है। तो सदानों का जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है और यहाँ पे मात्र कुल और आपका जो पितृकुल है वहाँ पे वैवाहिक संबंध बनाना वो क्या है, वर्जित है। अगर हम लोग शारीरिक गठनता की बात करें तो सदानों की जो शारीरिक संरचना में जो है वो आपका आर्य, द्रविड़ और औष्टिक तीनों के लक्षण दिखाई देते हैं। और इनका जो रंग है वो आपका गोरा है, सांवला है और काला तीनों प्रकार का है। इनकी देखें तो साथ ही इनकी जो लंबाई नाटी, मध्यम और तीनों प्रकार की है, लंबा भी है, मध्यम भी है, नाटा भी है, सब मिलता है। वस्त्र, आभूषण और घरेलू सामान और औजार की बात करें तो सदानों में धोती, कुर्ता, गमछा, चादर प्रचलित है, किंतु वर्तमान समय में उपयुक्त वस्त्रों के अतिरिक्त पैंट, शर्ट, कोट, टाई, पायजामा, सलवार, कुर्ता, साड़ी आदि ये सभी लोग पहनने लग गए हैं। सभी तरह के ये बिहार और बंगाल में प्रचलित वस्त्र धारण करते दिखाई देते हैं। ये सभी पहनते हैं। पहले तो इनका धोती कुर्ता ही होगा, लेकिन अब इन लोग नया ये लोग ट्रेंड अपना लिए है शर्ट, कोट, पैंट का। आगे देख लीजिए, पोला, शाखा, कंगन, बिछिया, हार, पैरी, हंसली, कंगना, सिकरी, पूछी, बुलाक, बेसर, नथिया, तरकी, करन, फूल, मांग टीका, फिर आपका है पटवार, फिर आपका खोंगसो आदि आभूषण महिलाओं में ये प्रचलित है। और सदानों में आदिवासियों की तरह गोदना परवाना भी प्रचलित है। तो महिलाओं का जो है वो आपका आभूषण दिख गया। आगे देख लीजिए, गृहस्थी के सामान आजकल स्टील, प्लास्टिक, आपका फिर ये हंडालियम और एल्युमिनियम के सामान प्राय गांवों से लेकर शहर तक सभी सदानों के घरों में दिखाई पड़ते हैं, किंतु अभी भी 60% जो सदान है वो आपका मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते हैं और घरों में हड़िया, गगरी, चूका, ढकने अवश्य जो है वो दिखाई पड़ते हैं। तो अब सभी लोग स्टील के बर्तन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश जो है सदान लोग अभी भी जो है वो मिट्टी के बर्तन, पोटली, मिडभांड ये सब जो है वो यूज़ करते हैं, हड़िया, गगरी, चूका ये सब यूज़ करते हैं ढकने उकने के लिए। आगे देख लीजिए, सदान में पीतल और कांसा के बर्तन रखना समृद्धि का द्योतक माना जाता है और सामूहिक भोज में पत्तल दोना का ही प्रचलन है। सामूहिक भोज अभी भी होता है तो पत्तल दोना का ही प्रचलन है। शिकार हेतु सदानों के द्वारा जाल, बसी, डाग, पोलई, धनुष, तोड़, तलवार, भाला, फिर आपका भोगने आदि का प्रयोग किया जाता है। पर्व और त्योहारों की अगर हम लोग बात करें तो ये देख लीजिए, पर्व और त्यौहार की बात करें तो हम लोग मुख्यतः ये लोग होली, दिवाली, दशहरा, काली पूजा, मकर संक्रांति जैसे हिंदू त्यौहार, साथ ही साथ सोहराय, कर्मा, टूसू इस तरह का जो है वो आदिवासी त्यौहार भी लोग मनाते हैं सदान लोग। सदानों के गांव में अखड़ा होती है जिसमें किसी भी उत्सव समारोह पर लड़कियों के द्वारा सामूहिक नृत्य का जो है वो आयोजन किया जाता है। सदानों में रंगीन अथवा माले नृत्य का प्रचलन है, जिसके अंतर्गत घटवारी नृत्य, जामदार नृत्य, चोकरा नृत्य, संथाल नृत्य, लोरी सावरी नृत्य, राजपूत झलक नृत्य इत्यादि शामिल है। आगे देख लीजिए, सदानों में प्रचलित गणेश नृत्य, कार्तिक नृत्य सदानों का शास्त्रीय नृत्य ये है, ये इम्पोर्टेंट है। तो गणेश नृत्य और कार्तिक नृत्य जो है वो सदानों का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर देख लीजिए तो जातीय पंचायत व्यवस्था विद्यमान है यहाँ पे भी, जो सामाजिक विवादों का निपटारा करता है। तो सदानों के लिए भी जातीय पंचायत व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि विवादों को सॉल्व करती है। जातीय पंचायत से ऊपर क्षेत्रीय पंचायतों की व्यवस्था होती है, जहाँ जातीय पंचायत में अनसुलझे मामलों को हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो सदानों में देखिएगा, एक तो आपका जातीय पंचायत होता है और जातीय पंचायत से ऊपर क्षेत्रीय पंचायत होता है। तो जो भी मामला जातीय पंचायत में सॉल्व नहीं हो पाया उसको भेज दिया जाता है क्षेत्रीय पंचायत में। आगे देख लीजिए, पंचायतों में विवादों का निर्णय प्रधान या फिर पंच के द्वारा किया जाता है तथा पंच प्रधान के द्वारा ही दिया गया जो निर्णय है वो अंतिम और बाध्यकारी निर्णय होता है। अभी भी पंचायत वगैरह होता है ना, तो सेम इसी के तरह। आगे देख लीजिए, अंतरजातीय विवादों के निपटारे हेतु बाला पांच की व्यवस्था की गई, जिसमें गांव के भीतर व गांव के बाहर के व्यक्तियों को पंच के रूप में शामिल किया जाता है। तो अगर अपने गांव के भीतर का कोई विवाद है
तो उसको आपका बाला पांच की व्यवस्था होती है। इसमें गांव के भीतर ये लोग आकर जो है वो इसको, गांव के भीतर के लोग और बाहर के लोग कुछ कुछ आते हैं और आकर बैठ के मामला को सॉल्व करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात कीजिएगा तो देख लीजिए, झारखंड के जो है वो आपके झारखंड के चीक, बड़ाई, करमाली किसान जनजाति स्वयं को सदान मानते हैं। तो ये भी याद रख लीजिएगा कि जो आपका चीक बड़ाई है, करमाली है और किसान जनजाति है, ये खुद को सदान मानते हैं। अंग्रेजों ने सदानों को दीकू यानी कि बाहरी, ये कहा जाता है दीकू के नाम से पुकारा ताकि आदिवासियों को जो है वो भ्रमित कर सके, दिग्भ्रमित करके उन्हें सदानों के विरुद्ध करना इनका जो लक्ष्य है। तो अंग्रेज लोग भी जो है वो बाहर से आए लोगों को दीकू कहते थे ताकि लोग यहाँ के आदिवासियों में और दीकू में एक डिफरेंस हो जाए कि जो आदिवासी है ये झारखंड के निवासी है और जो दीकू लोग हैं वो बाहरी लोग हैं, और आपस में दीकू लोग और जो आदिवासी लोग आपस में लड़ जाए और ऐसे में अंग्रेज़ों को और भी यहाँ पे सफलता देखने को मिल जाए। तो ये आपका सदान के बारे में था। तो आज की क्लास में हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में पढ़े और आपका सदान के बारे में भी पढ़े गए, हम लोग पढ़ लिए यहाँ तक। ठीक है, अब थोड़ा सा केवल हम लोग झारखंड की सामाजिक स्थिति के बारे में देखते हैं, थोड़ा सा देखेंगे, ज़्यादा नहीं, और इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तो झारखंड की सामाजिक स्थिति के बारे में देखते हैं। झारखंड की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ की आबादी का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो ट्राइबल यानी कि जनजातीय है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनजातियों का कुल संख्या देखें तो आपका हो जाएगा 86,45,042 है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 26.2% है। टोटल यहाँ पे जनजाति है 26.2। फिर देख लीजिए, देश के कुल जनजातीय आबादी का 8.3% जो हिस्सा है वो झारखंड के राज्य में निवास करता है। तो पूरे देश में जितना भी जनजाति है उसका जो है 8.3% जो है जनजातीय लोग झारखंड में निवास करते हैं। और जनजातीय आबादी की दृष्टि से झारखंड देश में जो है वो छठा स्थान पे आता है। झारखंड में जनजातियों का वर्गीकरण, तो प्रमुख जनजातियाँ जो है वो 32 थी 2022 में। फिर पुरान जनजाति को 2023 में जोड़ा गया है। इसके आधार पे जो है वो 2022-23 में जोड़ा गया है। इसके आधार पे झारखंड में अब टोटल 33 गो जनजाति हो गई है। इसको अधिसूचित किया गया है और इस प्रस्ताव के लागू होने पर झारखंड में जनजातीय समुदायों की संख्या जो है वो टोटल 33 हो गई है। इसमें कौन कौन है वो देख लीजिए, तुरंत पढ़ के निकल जाएंगे। संथाल, उरांव, मुंडा हो, खड़िया, खरवार, बहादुर, मार्शल जनजाति, भूमि ये हिंदू संस्करण वाली जनजाति है, लोहरा कारीगर जनजाति है, महली शिल्पी जनजाति, बेदिया वेदपंथी जनजाति, चेरो ये राजतंत्र चलाने वाली जनजाति, करमाली मुख्य द स्कॉट जनजाति है, चीक बड़ाइक ये बुनकर जनजाति है, खोंड ये पर्वतवासी जनजाति है, कोल ये धर्म ग्रंथों में वर्णित है, किसान जनजाति पांडवों की वंशज है, कोड़ा जनजाति ये कोड़कर जनजाति है, फिर बिंझे जनजाति ये बिंध्य निवासी है, फिर आपका कव्वर ये कौरवों की वंशज है, गोराइत ये बंजिनिया जनजाति के कहते हैं, बैगा ये औषधियों वृक्षों की विशेषज्ञ माने में जाने वाली जनजाति है, बथुड़ी ये पीपुल ऑफ आर्म्स जनजाति है, बंजारा ये घुमक्कड़ जनजाति है, खोंड ये स्वयं को उच्च हिंदू मानने वाली जनजाति है। तो ये टोटल 33 जनजातियों के बारे में यहाँ पे मिल गया आपको। उराव पुरान जनजाति के बारे में ऐसा कुछ नहीं मिलता है। नेक्स्ट देख लीजिए, आदिम जनजाति भी है झारखंड में जिसको हम लोग बोलते हैं PVTG। ये टोटल 8 गो है। कौन कौन है? असुर है, बिरजिया है, बिरहोर है, असुर बिरजिया, बिरहोर, पहड़िया, सबर, कौरवा, माल पहाड़िया और सौरैया पहाड़िया। तो असुर बिरजिया बिरहोर, पहाड़िया, सबर, कौरवा, माल पहाड़िया और सौर पहाड़िया। स्वयं को सदान मानने वाली जनजातियाँ कौन कौन है? तो वो देख लीजिए, बिरजिया है, चीक बड़ाइक है, गोराइक है, करमाली है, लोहरा है, महली है और किसान है। स्वयं को उच्च हिंदू मानने वाली जनजातियाँ कौन है? स्वयं को सदान मानने वाली जनजाति अलग और स्वयं को उच्च हिंदू मानने वाली जनजाति अलग है। जैसे कि बथुड़ी है, बेदिया है, बिंजिया है, चेरो है, खरवार है, ये अपने आप को उच्च हिंदू मानती हैं। प्रजातीय समूह की बात कीजिएगा तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट समूह से यहाँ देखने को मिलती है। तो संथाल, मुंडा, हो, लोहरा, खड़िया, भूमिज, करमाली, चेरो, माल पहाड़िया, फिर सोरैया पहाड़िया, गोराइद, कौरा, कोरवा, असुर, बिरहोर, सबर, फिर आपका कवर, कोल, पहरिया, फिर आपका बिरजिया, ये सभी जो है वो आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट समूह से जुड़े हैं। बाकी बात जो है वो आपके द्रविड़ समूह से जुड़े हुए हैं। द्रविड़ से कौन कौन जुड़ा हुआ वो देख लीजिए, ज़्यादा नहीं है तो द्रविड़ का याद कर लीजिए, बाकी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट में सबको चिपका दीजिएगा। तो उरांव, खड़वार, महली, खोंड, गोंड, चीक, बड़ाइक, बैगा, बथुड़ी, किसान, बिझिया, बेदिया।
तो उरांव जनजाति, खड़वार जनजाति, महाली जनजाति, खोंड जनजाति, गोंड जनजाति, चिकबड़ाई जनजाति, बैगा जनजाति, बथुड़ी जनजाति, किसान जनजाति, बिझिया जनजाति और आपके बेदिया जनजाति। ये जो आपका 12 गो जनजाति है, ये आपका द्रविड़, ये जो है वो प्रजातीय दृष्टि से देखेंगे तो द्रविड़, ये द्रविड़ प्रजाति से संबंधित है। बाकी बात जितने बच रहे हैं वो आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलिड जो है वो प्रजाति से संबंधित है। तो ये इसको आप याद कर लीजिएगा। तो केवल द्रविड़ ला याद कर लीजिए ना, 10-12 ठो, ये इसको याद कर लीजिए। बाकी बात जितने बच रहे हैं उसको आप प्रोटो ऑस्ट्रेलिड जो है वो प्रजाति में जो है वो आप रख सकते हो। तो आई होप ये वाला पॉइंट भी आपका जो है वो क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे भी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें अब ज़्यादा घबराने की आवश्यकता अब आपको नहीं है। तो ये था आपका झारखंड की सामाजिक स्थिति। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़े क्या क्या वो देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में पढ़े, ठीक है। उसके बाद हम लोग झारखंड के संविधान के बारे में पढ़े और नेक्स्ट हम लोग झारखंड की सामाजिक स्थिति के बारे में पढ़े। तो सामाजिक स्थिति के बारे में भी थोड़ा सा पढ़े। तो आज के जो आपका जो जेपीएससी प्रीलिम्स पेपर 2 का जो टेस्ट है, इसमें टोटल 50 टेस्ट होंगे। इसमें से आपका ये पहला टेस्ट था और पहला टेस्ट का ये जो अगर हम लोग देखें तो ये पहला टेस्ट का पहला पार्ट है, पार्ट 1 है। इसी तरह हम लोग का पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी आएगा, ठीक ना। तो पार्ट 2 में हम लोग इसके आगे की चर्चा करेंगे, फिर पार्ट 3, फिर पार्ट 4 में जो है वो आपका टेस्ट 1 को कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है वो पेपर 2 को भी कंप्लीट करते हुए चलेंगे। और पेपर 1 आपका जो है वो पेपर 1 का पहला टेस्ट 4 भाग में वो भी कंप्लीट हो गया है, आप उसको भी देख सकते हैं। और पेपर 2 का ये भी 4 भाग आज कंप्लीट हो जाएगा। पेपर 2 का ये पहला टेस्ट का पहला पार्ट अभी तक आ चुका है। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी आ जाएगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।